हेलो फ्रेंड्स, तो देखो आज हम पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर क्या होता है, किस काम आता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है और वर्किंग क्या है। इसके बाद हम देखेंगे इसके वेरियस यूजेस क्या है और डिफरेंट एनर्जी लॉसेस जो इसमें टेक प्लेस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि ट्रांसफार्मर है क्या। तो देखो, ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस है जो हमें हेल्प करता है टू रेगुलेट द वोल्टेज, मतलब वोल्टेज को बढ़ाने में या वोल्टेज को कम करने में ये हमारी हेल्प करता है। अभी देखो, वोल्टेज को कम करने की या बढ़ाने की नीड क्यों बढ़ती है, तो ये दो इक्वेशंस हम देखेंगे। पहले P इक्वल्स टू वी आई और दूसरा H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। हमने बहुत बार पहले यूज की। यहां पे देखो, हीट जो है, कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। तो जितनी ज्यादा करंट होगी, हीट का लॉस उतना ज्यादा अकर करेगा, एनर्जी उतनी ज्यादा डिसिपेट होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो इसी करंट को कम करने के लिए, ये इक्वेशन देखो, करंट को कम करने के लिए वोल्टेज को बढ़ाना पड़ेगा। करंट को कम करना है तो वोल्टेज को बढ़ाना पड़ेगा। तो ऐसे केसेस में हमें वोल्टेजेस को बढ़ाना पड़ता है, वोल्टेज को बढ़ाना पड़ता है। तो फॉर लॉन्ग ट्रांसमिशन, फॉर डिस्टेंट ट्रांसमिशन ऑफ पावर, वी नीड टू इंक्रीज द वोल्टेज इन ऑर्डर टू डिक्रीज द करंट। बाकी कुछ और इसके यूजेस हैं, जैसे हम वेरियस इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में इसको यूज करते हैं, हम टेलीविजन में, एयर कंडीशनर में, इन सब चीजों में, पावर सप्लाईज में हम क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर की हेल्प लेते हैं टू रेगुलेट द वोल्टेज। तो हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। इट इज ए डिवाइस, ट्रांसफार्मर इज ए डिवाइस यूज्ड टू रेगुलेट the input voltage, used to regulate the input voltage। तो ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस है जो हमें वोल्टेज को बढ़ाने या कम करने में हेल्प करेगा। इसके बाद देखेंगे इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होगा, तो किस बेसिस पे ये काम करता है। तो देखो, ट्रांसफार्मर काम करता है ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द फिनोमेना ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। अभी ये म्यूचुअल इंडक्शन है क्या, तो देखो, अगर हमारे पास दो कॉइल्स हैं जिनमें से एक इनपुट के लिए हम यूज कर रहे हैं और दूसरी आउटपुट के लिए यूज कर रहे हैं, जब भी इनपुट वाली कॉइल में करंट चेंज होगी तो उससे रिलेटेड जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसमें भी चेंज आएगी। उस चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से जब आउटपुट वाली कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होता है, तो ऐसे फिनोमेना को हम नाम देते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। The phenomena of production of induced EMF in a coil by changing the current or magnetic flux in the neighboring coil is known as phenomena of mutual induction। तो ये प्रिंसिपल होगा ट्रांसफार्मर का। इसके बाद देखो, कंस्ट्रक्शन पे आएंगे। तो एक ट्रांसफार्मर बना किसका है, इसमें क्या क्या चीजों का यूज होता है। तो देखो, ट्रांसफार्मर में सबसे पहले हम यूज करेंगे लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर शीट्स। ये लैमिनेटेड शीट्स हैं जो कि सॉफ्ट आयरन कोर की बनी हुई है। ठीक है, लिखते हैं लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन शीट्स। ठीक है, तो ये सॉफ्ट आयरन की शीट्स हमने यूज की, और ये सॉफ्ट आयरन की शीट्स हम इसलिए यूज करेंगे, देखो यहां पे हमारे पास एक कॉइल है इनपुट के लिए जिसको हम नाम देते हैं प्राइमरी कॉइल, और ये कॉइल है आउटपुट के लिए जिसको हम नाम देंगे सेकेंडरी कॉइल। अब यहां पे ठीक है, फिनोमेना ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन टेक प्लेस करेगा। अब यहाँ पे कोई भी फ्लक्स की लीकेज ना हो, इसलिए हम यहाँ पे यूज करते हैं आयरन शीट, सॉफ्ट आयरन शीट्स, क्योंकि सॉफ्ट आयरन जो है वो एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। वो क्या करेगा, इस फ्लक्स को यहाँ से लीक नहीं होने देगा। जितना फ्लक्स इसके साथ लिंक करता है उतना ही फ्लक्स इसके साथ लिंक करे, इसलिए हम यहाँ पे यूज करते हैं सॉफ्ट आयरन शीट्स का। इसके बाद हम इस जगह पे ब्लॉक भी यूज कर सकते थे, बट हमने यहाँ पे सॉफ्ट आयरन शीट्स का यूज क्यों किया। तो देखो, हम यहाँ पे सॉफ्ट आयरन लैमिनेटेड शीट्स का इसलिए यूज करते हैं ताकि कम से कम यहाँ पे एडी करंट्स प्रोड्यूस हो। जब ये शीट्स आपस में लैमिनेटेड होगी
तो क्या होगा, एडी करंट्स का जो पाथ है वो ब्लॉक हो जाएगा, कम से कम यहाँ पे एडी करंट्स प्रोड्यूस होंगी, जिसकी वजह से यहाँ पे कम से कम एनर्जी का लॉस टेक प्लेस करेगा। इसके बाद ये कॉइल्स है प्राइमरी और सेकेंडरी, जिसको हम इनपुट और इसको आउटपुट के लिए यूज करेंगे। इनपुट हमेशा हमारा एसी की फॉर्म में होगा और आउटपुट हम लेंगे थ्रू द लोड रेजिस्टर। ये जो कॉइल्स है ये इंसुलेटेड कॉपर वायर की बनी होगी। अब यहाँ पे डिफरेंट नंबर ऑफ टर्न्स होंगे। देखो एक को डायग्राम में बनाता हूं। देखो आप देख सकते हो ये डायग्राम्स बिल्कुल सेम है, बस एक डिफरेंस है। आप देखो अगर ध्यान से आपको पता लगेगा, प्राइमरी में यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स कम है और यहाँ पे सेकेंडरी में टर्न्स ज्यादा है, बट यहाँ पे प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है और सेकेंडरी में कम है। अगर आउटपुट में मतलब सेकेंडरी में आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा आते हैं तो ऐसा ट्रांसफार्मर हमें हेल्प करता है टू इंक्रीज द इनपुट वोल्टेज। तो ऐसे ट्रांसफार्मर से हम वोल्टेज को इंक्रीज कर सकते हैं और इसको नाम देते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टर्न्स आउटपुट में कम है तो ये वोल्टेज कम करने में हेल्प करेगा और इसको नाम देंगे हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप और ये स्टेप डाउन। तो नंबर ऑफ टर्न से हम पता लगा सकते हैं, इसको मैथमेटिकली भी हम देखेंगे कि किस तरह से नंबर ऑफ टर्न से हमें पता लगेगा कि ट्रांसफार्मर स्टेप अप है कि स्टेप डाउन है। तो ये थी इसकी कंस्ट्रक्शन। एक बार इसको अच्छे से देखते हैं। तो इसके लिए ये देखो, ये हमारे पास ट्रांसफार्मर, ठीक है, ये है ट्रांसफार्मर और आप देख सकते हो कि इनपुट के लिए हमारे पास प्राइमरी कॉइल है, यहां से अल्टरनेटिंग करंट प्रोवाइड करेंगे। आउटपुट के लिए फिर से ये, ठीक है, सेम कॉइल है, कॉपर की बनी हुई और इसको नाम देते हैं सेकेंडरी कॉइल और यहां से हम आउटपुट लेंगे। और बीच में ये है लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर शीट्स, ठीक है। तो आपने ये भी देखा सॉफ्ट आयरन का यूज इसलिए किया गया ताकि यहाँ पे फ्लक्स का लीकेज कम से कम आकर करे। और दूसरा लैमिनेटेड शीट्स, ये लैमिनेटेड शीट्स इसलिए ताकि कम से कम एडी करंट प्रोड्यूस हो। बाकी ये कॉइल्स है कॉपर की बनी हुई, इसमें डिफरेंट नंबर ऑफ टर्न्स है। इसके बाद देखो यहाँ पे जो इनपुट है वो हमेशा एसी की फॉर्म में ही होगा। इनपुट हमेशा हम एसी की फॉर्म में ही देंगे क्योंकि ये जो फिनोमेना है म्यूचुअल इंडक्शन का, ये टेक प्लेस ही तब करेगा जब यहाँ पे करंट जो इनपुट है वो टाइम के साथ चेंज करेगा। जब करंट चेंज करेगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, तभी यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। तो ये था इसमें कंस्ट्रक्शन। इसके बाद बारी आती है इसकी वर्किंग की। तो देखो वर्किंग क्या है, तो देखो वर्किंग क्या है इसकी। जब इनपुट हम प्रोवाइड करेंगे अल्टरनेटिंग करंट की फॉर्म में, तो अल्टरनेटिंग करंट है जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कंटिन्यूअसली टाइम के साथ चेंज कर रहा है। इस चेंजिंग करंट की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज करेगा और जब यहाँ पे प्राइमरी का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा इसकी नेबरिंग कॉइल में जो है सेकेंडरी कॉइल। तो यही इंड्यूस ईएमएफ हम आउटपुट की फॉर्म में थ्रू द लोड रेजिस्टर हम ले सकते हैं। तो ये है इसकी वर्किंग प्रिंसिपल, ठीक है, ये है इसकी बिल्कुल वर्किंग। इसके बाद देखो इसको मैथमेटिकली समझते हैं। तो मैथमेटिकली समझने के लिए हम हेल्प लेंगे इंड्यूस ईएमएफ की। देखो इक्वेशन है इंड्यूस ईएमएफ के लिए E इक्वल्स टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी। ये है नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, फाई है, ठीक है, फाई है मैग्नेटिक फ्लक्स, डी फाई बाई डी टी हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ये माइनस साइन आता है अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ और ये है ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा है। अभी देखो पहले इसमें करंट चेंज कर रही है तो इसमें भी ईएमएफ प्रोड्यूस होगा बाय द फिनोमेना ऑफ सेल्फ इंडक्शन। और ये कितना ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, EP इक्वल्स टू माइनस एन टी डी फाई बाई डी टी। तो ये प्राइमरी कॉइल में ईएमएफ इतना इंड्यूस होगा, ठीक है। इसके बाद जब यहाँ पे फ्लक्स चेंज हो रहा है तो ईएमएफ यहाँ पे भी इंड्यूस होता है बाय द फिनोमेना ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन और ये होगा माइनस एन एस डी फाई बाई डी टी। तो ये सेकेंडरी का ईएमएफ और ये प्राइमरी का ईएमएफ। और हम बोल रहे हैं कि ये आइडियल ट्रांसफार्मर है, यहाँ पे फ्लक्स का लीकेज आकर नहीं करेगा, ठीक है,
क्योंकि हमने यहाँ पे सॉफ्ट आयरन कोर शीट्स का यूज किया हुआ है और फ्लक्स की लीकेज आकर नहीं करती है, तो ध्यान दो हम ES बाय EP का रेशो लें। ठीक है, फ्लक्स की लीकेज आकर नहीं कर रही है तो पहली चीज तो ये कि d∅dt और ये d∅dt दोनों इक्वल होंगे। इसके बाद इनकी रेशियो देखो, -ns d∅dt -np d∅dt। हमने बोला जो फ्लक्स है प्राइमरी का वो सेकेंडरी के साथ टोटली लिंक कर रहा है, तो d∅dt ये दोनों में सेम है, कैंसिल हो जाएगा। यहां पे बचेगा ns बाय np। ये जो नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल टू द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी कॉइल, ये रेशियो k के इक्वल होता है, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसफार्मर रेशियो। यह आएगा ट्रांसफार्मर रेशियो के इक्वल। ठीक है, अभी देखो k जो है वो डिसाइड करेगा कि ये ट्रांसफार्मर स्टेप अप है कि स्टेप डाउन है। कैसे? अगर k ग्रेटर देन 1 है तो यहां से हमें पता लगेगा ns ग्रेटर देन np होगा, मतलब नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी में ज्यादा होंगे, प्राइमरी में कम होंगे। और यहां पे आओ तो हमें पता लगेगा ES ग्रेटर देन EP होगा, मतलब आउटपुट में सेकेंडरी में ज्यादा वोल्टेज, ठीक है, EMF ज्यादा प्रोड्यूस होगा एज कंपेयर टू प्राइमरी। तो अगर सेकेंडरी में ज्यादा EMF प्रोड्यूस हो रहा है तो ऐसे ट्रांसफार्मर को हम नाम देंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर। वैसे ही अगर ट्रांसफार्मर रेशियो लेस देन 1 है तो यहां से देखो NS लेस देन NP होगा, और यहां से पता लगेगा ES लेस देन EP होगा, मतलब सेकेंडरी में वोल्टेज या EMF कम है, प्राइमरी में ज्यादा है। अगर प्राइमरी में ज्यादा, इनपुट में ज्यादा है तो ये ट्रांसफार्मर होगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो यहां से हमें पता लगेगा कि ट्रांसफार्मर स्टेप अप है कि स्टेप डाउन है, इन टर्म्स को देख के। इसके बाद देखो अगर ये आइडियल ट्रांसफार्मर है, फ्लक्स की लीकेज आकर नहीं कर रही है, तो इनपुट पावर आउटपुट पावर के इक्वल होगा। इनपुट आ गया प्राइमरी वाला, आउटपुट आ गया सेकेंडरी वाला, तो हम यहां पे लिख सकते हैं EP IP ES IS। ठीक है, पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ, पावर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। ठीक है, EP IP इक्वल्स टू ES IS। तो यहां से हमें मिलेगा ES बाय EP इक्वल्स टू IP बाय IS। इसका मतलब EMF और करंट आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो हम यहां पे लिख सकते हैं, ध्यान दो, ये जो ट्रांसफार्मर रेशियो है, ट्रांसफार्मर रेशियो हमारे पास आएगा IP बाय IS के इक्वल। ठीक है, यहां से ES बाय EP IP बाय IS के इक्वल आएगा। और यहां पे हम देख रहे हैं कि अगर K ग्रेटर देन 1 है तो ES ग्रेटर देन EP होगा, साथ ही साथ IS लेस देन IP होगा, मतलब कि अगर वोल्टेज बढ़ेगी आउटपुट में तो करंट कम होगी। यहां पे वोल्टेज कम हो रही है आउटपुट में तो करंट बढ़ेगी। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर हम बोल सकते हैं एक ऐसा ट्रांसफार्मर है जो क्या करेगा, इनपुट वोल्टेज को बढ़ाएगा। ठीक है, जो वोल्टेज है उसको बढ़ा के हमें देगा और करंट को कम करके देगा। ठीक है, करंट कम होगी, वोल्टेज बढ़ेगी। स्टेप डाउन में वोल्टेज कम होगी और करंट बढ़ेगी। तो ये है स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये थी पूरी इसकी वर्किंग। अब वर्किंग के बाद हम चेक करेंगे इसकी एफिशिएंसी क्या होगी। ठीक है, तो एफिशिएंसी रेशियो होगी आउटपुट पावर टू इनपुट पावर की। देखते कैसे निकालेंगे। तो देखो एफिशिएंसी को हम नीटा से डिनोट करते हैं, और ये रेशियो हमने अभी बात की आउटपुट पावर टू इनपुट पावर का रेशियो के इक्वल है। और अगर परसेंटेज एफिशिएंसी देखनी है तो मल्टीप्लाई करते हैं 100% से। और पावर हमने देखा था E इंटू आई के प्रोडक्ट के इक्वल, इंटू कर देंगे 100%। और हमने अभी देखा ES बाई EP का रेशियो IS बाई IP के रेशियो के इक्वल था। तो एक आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए
जहां पे कोई भी एनर्जी का लॉस आकर नहीं करता है, एफिशिएंसी 100% होनी चाहिए। बट क्योंकि कोई भी कैसा भी ट्रांसफार्मर है, प्रैक्टिकली वो कुछ ना कुछ एनर्जी जरूर लॉस करेगा, लूज करेगा, ठीक है, कुछ ना कुछ एनर्जी जरूर लूज करेगा। अभी इसके बाद इसकी एफिशिएंसी, कोई भी एक ट्रांसफार्मर है उसकी प्रैक्टिकली हम एफिशिएंसी चेक करें तो 90 से 95% के बीच में लाई करती है। तो ये जो लॉस आकर करता है एनर्जी का, ये किस वजह से करता है, तो ये हम डिफरेंट फैक्टर्स देखेंगे। तो एफिशिएंसी के बाद देखो वेरियस लॉसेस दैट आकर इन ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो वेरियस एनर्जी के लॉसेस जो है, जो यहां पे टेक प्लेस करेंगे वो क्या होंगे। तो फर्स्ट देखो कॉपर लॉस। कॉपर लॉस क्या है, तो हमने देखा ये जो कॉइल्स यहाँ पे इनपुट और आउटपुट के लिए यूज हुई हैं, ये कॉपर की बनी हुई है। अब कोई भी कंडक्टर है तो उसका अपना कुछ रेजिस्टेंस होगा। कॉपर गुड कंडक्टर है बट कुछ ना कुछ उसका रेजिस्टेंस तो होगा। इस रेजिस्टेंस की वजह से कुछ एनर्जी लॉस आकर करता है, जिसको हम नाम देते हैं कॉपर लॉस, ठीक है। इसके बाद देखो एडी करंट लॉस, ठीक है। तो एडी करंट्स की वजह से कुछ लॉस आकर करेगा, जिसको नाम देंगे एडी करंट लॉस। अभी होगा क्यों, तो हमने क्या किया है, यहाँ पे लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर शीट्स का यूज किया है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे एक ब्लॉक, सिंगल ब्लॉक यूज करते तो एडी करंट ज्यादा प्रोड्यूस होती। बट क्योंकि बार बार मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर रहा है, तो यहाँ पे भी ये एक मेटल है, ठीक है, तो यहाँ पे भी सॉफ्ट आयरन के केस में भी क्या होगा, एडी करंट्स कुछ हद तक प्रोड्यूस होंगी। हमने ब्लॉक को रिप्लेस किया शीट से, तो एडी करंट्स को हमने बस रिड्यूस किया है, बट हम एडी करंट्स को जीरो कभी नहीं बना सकते। तो कुछ ना कुछ हीट का लॉस आकर करेगा इन द फॉर्म ऑफ एडी करंट। तो ये है एडी करंट लॉस। इसके बाद देखो फ्लक्स लॉस। तो हमने बात की कि हम यहाँ पे सॉफ्ट आयरन कोर का यूज करते हैं ताकि मैक्सिमम फ्लक्स जो है प्राइमरी और सेकेंडरी का वो लिंक करे। बट देखो कुछ ना कुछ फ्लक्स जो है प्रैक्टिकली वो लीकेज आकर करेगी ही करेगी। टोटल जो फ्लक्स है वो लिंक नहीं कर पाता, कुछ उसका लॉस आकर करता ही है। तो जब फ्लक्स वहां पे लीकेज आकर करेगी तो कुछ एनर्जी का लॉस टेक प्लेस करेगा, जिसको हम बोलेंगे फ्लक्स लॉस। नेक्स्ट देखो हमिंग लॉस। अभी हमिंग लॉस क्या, तो हम देखते हैं ट्रांसफार्मर में एक साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। जो साउंड प्रोड्यूस होती है ये इसलिए प्रोड्यूस होती है क्योंकि जब भी, ठीक है, फ्लक्स चेंज हो रहा है उसकी वजह से क्या होगा, ये जो सॉफ्ट आयरन कोर है ये बार बार उसकी शेप चेंज होगी। सॉफ्ट आयरन कोर की बार बार शेप चेंज होगी, बार बार मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होने की वजह से। तो ये जो लॉस आकर करेगा ये होगा इन द फॉर्म ऑफ साउंड, जिसको हम नाम देते हैं हमिंग लॉस, क्योंकि ये साउंड जो होगी बिल्कुल हमिंग बर्ड की साउंड की तरह प्रोड्यूस होगी। और ये जो फिनोमेना है जिसकी वजह से ये हमिंग लॉस आकर करता है, इसको हम बोलते हैं मैग्नेटोस्ट्रिक्शन, ठीक है। तो ये एक लॉस आकर करेगा जिसको हम बोलेंगे हमिंग लॉस, और ये जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है ट्रांसफार्मर में उसकी वजह से आकर करेगा। लास्ट देखो हिस्टैरिसीस लॉस। तो हिस्टैरिसीस लॉस क्या, जब भी एक मेटल बार बार मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होता है, ठीक है, तो जो एरिया आता है अंडर हिस्टैरिसीस का उतनी एनर्जी हर एक साइकिल में उसकी लॉस आकर करती है। तो ये जो सॉफ्ट आयरन कोर है ये बार बार मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक एरिया आएगा अंडर द हिस्टैरिसीस कर्व, और उस एरिया के इक्वल एनर्जी हर एक साइकिल में लूज होगी। तो ऐसे लॉस को हम बोलते हैं हिस्टैरिसीस लॉस। तो ये थे वेरियस लॉसेस जो टेक प्लेस करते हैं एक ट्रांसफार्मर में। अब इन वेरियस लॉसेस के बाद हम आएंगे इसके डिफरेंट यूजेस पे। तो ट्रांसफार्मर के क्या क्या यूजेस हैं, तो सबसे पहला इसका यूज है कि हमारी हेल्प करता है, ठीक है। हम ट्रांसफार्मर की हेल्प लेते हैं इन स्टेपिंग अप और स्टेपिंग डाउन वोल्टेजेस इन इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस। तो पहला होगा इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए हम हेल्प लेते हैं ट्रांसफार्मर की। नेक्स्ट आया
पावर ट्रांसमिशन में। तो पावर ट्रांसमिशन में जब हमने पावर ट्रांसमिशन करवानी है ओवर लार्ज डिस्टेंसेस, तो वहां पे हीट का लॉस आकर करता है, और उसी लॉस से बचने के लिए हम ट्रांसफार्मर की हेल्प लेते हैं टू इंक्रीज द वोल्टेज। थर्ड देखो, हम इंडक्शन फर्नेस में करंट बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की हेल्प लेंगे, और इंडक्शन फर्नेस हमारी हेल्प करेगा टू मेल्ट द मेटल्स। तो यहां पे हेल्प लेते हैं हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की, क्योंकि हमें करंट को इंक्रीज करवाना है। नेक्स्ट देखो, हम इसकी हेल्प लेंगे इन वेल्डिंग पर्पसेस। तो वेल्डिंग में हम हेल्प लेते हैं एक ट्रांसफार्मर की, और यहां पे भी हमें इंक्रीज करंट चाहिए, इसलिए हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की हेल्प लेंगे। ठीक है, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की हेल्प लेंगे वेल्डिंग पर्पसेस में करंट को इंक्रीज करवाने के लिए। नेक्स्ट देखो, एक्स-रेज प्रोड्यूस करवाने, ठीक है, इन द प्रोडक्शन ऑफ एक्स-रेज प्रोड्यूस करवाने के लिए भी हम हेल्प लेते हैं ट्रांसफार्मर की, और ये जो ट्रांसफार्मर होगा ये होगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो ये थे डिफरेंट यूजेस, जैसे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में हम यूज करेंगे, पावर ट्रांसमिशन में यूज करेंगे, एक्स-रे प्रोडक्शन में यूज करेंगे हम ट्रांसफार्मर, इंडक्शन फर्नेस और वेल्डिंग पर्पसेस के लिए हम ट्रांसफार्मर की हेल्प लेंगे। तो ये थे डिफरेंट यूजेस और ये थे वेरियस एनर्जी लॉसेस। तो इसके साथ ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। इसमें प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग हमने देखी और ये डिफरेंट लॉसेस और यूजेस देखे। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट बचे तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। आज इतना ही रखेंगे। थैंक यू।